मॉर्निंग मेंबर्स। इस सीरीज में अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस मेंबर्स के द्वारा शेयर किए गए हैं, आई एम गोइंग टू कवर दोज क्वेश्चंस। सम ऑफ देम आर केस स्टडीज, सम ऑफ देम विल बी प्योर एमसीक्यूज। कॉन्सेप्ट्स डिटेल में क्लासेस में हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आई ट्राई टू रिवाइज, बट हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स नहीं करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्चुअल कोई पॉइंट होगा वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट कैलकुलेशंस एंड ऑल को यहाँ पर अवॉइड करेंगे। आपके डिटेल्ड क्लासेस में वो हम डिटेल में करेंगे, राइट? तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, उसमें a bond has a face value, this was a case study, 1000 rupees, 8% paid annually, 8 years to maturity. Current YTN that can be used as discount rate is 8%. It is callable at 1050 after 4 years and puttable at 1000 today. Callable means company can call it back, right? So company can redeem or repay the money to the investors. Company पैसा वापस कर देगी, उसको बोलते हैं callable bonds, जब वो चाहे, right? And vice versa, puttable means the investor can give it bond, this bond to the company and take his money back, right? तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्म आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे कर रखे होंगे। तो सिमिलरली जो इसके क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए थे उनके ऊपर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, नॉन कॉलेबल नॉन पुटेबल। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। 8% डिस्काउंट है, 80 रुपीज 8 साल तक। कैश फ्लोज निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, आपके पास सवाल का जवाब निकल कर आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकॉले ड्यूरेशन, राइट? सो ड्यूरेशन निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास आई होगी इनटू ईयर्स डिवाइड बाई टोटल जो निकल कर आएगा, उसको डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे जो आपका वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, तो आपके पास ड्यूरेशन निकल कर आ जाती है। उसको मैकॉले ड्यूरेशन भी बोलते हैं और सिंपल ड्यूरेशन भी हम लोग बोल देते हैं, राइट? तो ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। ऐसे कई सवाल हम लोगों ने क्लासेस में कर रखे। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अगेन द ड्यूरेशन आएगी डिवाइडेड 1 प्लस आर और वाई टी एम, राइट? तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। अगर ड्यूरेशन निकल गई तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी इजीली निकल जाएगी। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन फिर भी चाहिए होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा कैलकुलेशंस, मैं आप लोगों के साथ कैलकुलेशंस एक्सेल फाइल में शेयर कर दूं। अब सवाल आता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहता है इफ द बॉन्ड इज डीपली कॉलेबल टुडे एट 1000 रुपीज, इट्स इफेक्टिव ड्यूरेशन विल बी। आजकल के टाइम पे इफेक्टिव ड्यूरेशन के ऊपर बहुत से सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे मेंबर्स को इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट करना तो आती है, बट कॉन्सेप्चुअली रीड करने के ऊपर जब बात आती है तो बहुत से मेंबर्स उस पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट? सो क्या मतलब है डीपली कॉलेबल? अगर 1000 रुपए पे है और उसकी फिर इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या होगी, तो इसको समझना है, क्रैम नहीं करना है। फॉर्मुला वाइज भी समझा सकता हूं, बट वो फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट एक बार सीख लीजिए। इफेक्टिव ड्यूरेशन को समझने से पहले एक हमें रिलेशन समझना पड़ेगा, राइट? वो रिलेशन क्या है कि जो आपका बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनको जब इशू किया जाता है तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पर या फिक्स्ड रेट ऑफ बॉन्ड की जो रिटर्न होती है उसके ऊपर इशू किया जाता है, जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, और वो हमेशा फिक्स होता है ड्यूरिंग द टेन्योर, राइट? कितने इंटरेस्ट रेट्स होते हैं नॉर्मली वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो भी आपके बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। वाइसे वर्सा, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वो भी, तो आपका बॉन्ड जो है वो एक फिक्स रेट के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। तो उसकी वजह से इफेक्ट ये आता है कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और वाइसे वर्सा, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपके वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो गिरनी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके बॉन्ड के ऊपर तो एक फिक्स कूपन रेट होता है, right? अब इफेक्टिव ड्यूरेशन को रीड करते हैं। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या है? हमें ये तो पता है कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड गिरेगी, एंड वाइसे वर्सा, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बढ़ेगी। पर कितनी, ये कितने का इफेक्ट जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो करता है इफेक्टिव ड्यूरेशन। कि 1% के अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट गिरे तो मेरे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। टेक्निकल टर्म उसके लिए होता है सेंसिटिविटी, राइट? नॉर्मल लैंग्वेज में कितना इफेक्ट आएगा, राइट? अब होता क्या है, कॉलेबल का मतलब समझते हैं। अगर मान लीजिए बॉन्ड आज के टाइम पर ही कॉलेबल है, मतलब कंपनी उसको आज का अगर कॉल कर ले तो कंपनी को फायदा होगा। मतलब मार्केट में हो सकता है 1500 रुपए चल रहा है, कंपनी के पास राइट होगी, वो आज इसको 1000 रुपए पे वापस मंगा सकती है, 1000 रुपए देकर उनका पीछा छूट जाएगा, राइट? तो उस सिचुएशन में कोई भी समझदार इन्वेस्टर, कोई भी समझदार कंपनी क्या करेगी? कॉल कर लेगी सर। जब ये डिसाइडेड है कि वो कॉल कर लेगी ऐसे सिचुएशन में, तो फिर फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट मिलेंगे ही नहीं इन्वेस्टर्स को, तो फिर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे चाहे बढ़े, आपका बॉन्ड की वैल्यू नॉर्मली अफेक्ट नहीं होगी। और इसलिए जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि इफ बॉन्ड इज डीपली कॉलेबल, अगर आज के आज डीपली कॉलेबल है तो इसकी इफेक्टिव ड्यूरेशन कितनी होगी, तो ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं होगी। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे कम हो रहे होंगे, आपके बॉन्ड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी वापस ही बॉन्ड को बुला लेगी, तो हमें कल को इंटरेस्ट देगी ही नहीं, तो क्या प्राइस चेंज होगा उसकी वजह से, राइट? सो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में आजकल बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, so it will be, answer will be zero. When the bond is both callable at 1050 in 4 years and puttable at 1000 today, the effective duration is zero, lower than straight bond modified duration, higher than straight bond modified duration, equal to Macaulay duration. The answer for this will be lower than straight bond modified duration. अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रॉपर्ली बनाकर दे दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट?
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डिटेल में क्लासेस में कवर होगा विद प्रॉपर एग्जांपल, प्रॉपर चार्ट्स एंड ऑल, बट यहां पर भी अगर आपको चाहिए होगा तो कैलकुलेशन आई कैन शेयर, जस्ट आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं डीएम कर दूंगा। नेक्स्ट, MCQs. A 10-year coupon bond trading at par will be having a modified duration equal. Now this is also a trick question. There are many questions asked in this way. जब जीरो कूपन बॉन्ड होगा तो हम अगर इसको बोलते हैं कि ट्राई भी करेंगे तो कई बार अपना गेस ठीक लग सकता है, बट कई बार क्वेश्चन में कूपन रेट भी दिया होता है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कभी भी कोई बॉन्ड जब ट्रेड होता है पार वैल्यू पे, तो दैट मींस द कूपन रेट विल बी इक्वल टू द वाईटीएम और डिस्काउंट रेट। हियर द बॉन्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड, सो वाईटीएम विल आल्सो बी जीरो। If discount rate is zero, coupon rate is zero, right? Then the duration will be equal to the life. That is 10 years. The modified duration will also be equal to the life. If you want, तो आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, बट अगर यहीं पे कुछ 7% 10% कूपन बॉन्ड बोला और बाकी लैंग्वेज सेम रही, देन द ड्यूरेशन विल नॉट बी द सेम इक्वल टू लाइफ। यू हैव टू चेक इन दैट केस, राइट? एक क्वेश्चन आता है बहुत कॉमन है जो 3 साल के लिए होता है, तो उसमें बोलता है 7% कूपन बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन? मेंबर्स 3 साल लिख के आ जाते हैं, जबकि उसका करेक्ट आंसर अगर आप कैलकुलेट करो 7% पे डिस्काउंट करके, द ड्यूरेशन विल बी 2.81, राइट? सो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ के चलना है, क्रैम नहीं करना है। सो हियर द आंसर विल बी 10 years. लेट्स मूव अहेड. ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड्स इज यूज्ड टू वैल्यू बॉन्ड्स विद ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड्स। जिन बॉन्ड्स के ऊपर कॉलेबिलिटी या पुटेबिलिटी की ऑप्शन साथ में जुड़ी होती है, उन बॉन्ड्स की वैल्यू के टाइम पे वी नीड टू एडजस्ट द ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड्स, राइट? सो वो हमें ध्यान रखना है। द करेक्ट आंसर, जो कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं, वो टेक्निकली बोल देते हैं हम लोग एम्बेडेड बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स इन विच सम पर्टिकुलर ऑप्शन इज included or embedded, right? Moving ahead. Under SARFAESI Act 2002, the minimum net own fund requirement for registration of a securitization company or reconstruction company is 100 crore, 200 crore, 300 crores or 500 crores. Earlier in some books, if you see, it will be 2 crores. Now it has increased since 2024 to 300 crores. Every company, new or old, they have to maintain this, but in a phased manner till 2026. तो अभी 2 करोड़ भी आंसर हो सकता है, 300 करोड़ भी आंसर हो सकता है, राइट? पर अगर एग्जाम में आएगा तो 2 करोड़ तो इसमें है ही नहीं, तो 300 ही होगा सर। बट प्रैक्टिकली यू मस्ट बी अवेयर कि 2 करोड़ वाज द लिमिट, फेज्ड मैनर में उसको 300 करोड़ तक 2026 तक लाना है कंपनीज को मैंडेटरली। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 185 द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन गिव loan to director only with the approval of shareholders by special resolution. In valuation, terminal value using Gordon growth model assumes constant growth till perpetual time period. अगर आपको perpetual time period की कैलकुलेशन की कोई वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो डीएम कर दूंगा. A standing timber ready for cutting is classified as movable assets, right? Standing timber, growing crops and grass. These three things as per General Clauses Act, they are defined as movable assets. They are not immovable assets. So movable property. Under Personal Data Protection Act 2023, data fiduciary means is the entity who is having the control of purpose. Basically, what is the purpose of this data and how we are going to store this data and all. So basically the correct answer for this is not owns of data, not stores the data, processes of data. It is the correct answer. Determines the purpose and means of processing. The concept of negative pledge clause in a loan agreement restricts the borrower from creating further charge on the assets. In BCG matrix, cash cows are characterized as low growth but high market share, right? So they are the main businesses, that main parts of the business which are contributing higher in your earnings, but they are not having great potential when it comes to the growth perspective. The common method for valuing a startup is negative cash flows. Obviously, discounted cash flow you cannot use, FCF you cannot use, asset-based approach you cannot use, because startup companies most of the time does not have many assets, right? So correct answer for this will be venture capital method or scorecard method. Which of the following is not an intangible asset as per India's 38? Now this is also a trick question. Sometimes सारी की सारी अगर आप देखेंगे तो वो intangible assets हैं, बट जिनको रिकॉर्ड करने के लिए मना करा जाता है, दैट इज इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स. FCFE, अभी हम क्लासेस में चार चोरों की कहानी सुनते हैं, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती FCFE क्या है, FCFF क्या है. बट इफ यू आर न्यू टू दिस, you can check the formulas. The correct answer for this will be FCFF minus interest after tax plus net borrowings plus net borrowing. Then mid-year discounting adjustment is equal to the multiplying the year and cash flow by 1 plus r raised to power minus 0.5. Again, if you need the logic, you have to comment. I'll share the logical video of that also with calculation. The holdout sample is used in comparable company method, regression analysis validation, Monte Carlo simulation, or binomial option pricing. The correct answer for this is regression analysis validation. We'll do in the classes. In insurance company valuations, embedded value is. These days, the insurance company valuation questions are also very common. So correct answer for this is adjusted net worth plus value in force business. If you understand this, great. Otherwise, you have to just cram it in the meantime, or you can go for the detailed classes. Next, appraisal value in insurance valuation primarily appraisal value, right? So it is basically market value of investments, actuarial value of future profits, liquidation value, or replacement cost. The correct answer for that will be actuarial value of
future profits, right? So actually, whatever the value that gives, and if it appreciates, it is called the appraisal or increase. In a real estate investment trust, REIT, real estate investment trust, the most appropriate valuation method is NAV, PE value multiple, EV by EBITDA, Gordon growth model, FCFE. The correct answer for this is NAV. जो assets हैं, fixed हैं, tangible हैं, उनके ऊपर net assets आज की वैल्यू क्या है? Next, as per rule 8(2) of Companies Act, company registered value rules, a valuer must have dash years of post qualification experience for complex assets or complex valuations, right? So this is a trick question which is asked in exam. This question is itself incorrect because rule 8(2) of registered value rules basically describes कि आपका you can use the inputs of another valuer still, and you have to mention that to what extent you have used that value, and he will be responsible for these kind of values if some other expert is required. So there is no such requirement for valuing complex values. You need any extra experience, right? So this question itself is an incorrect. One of the member have shared. I don't know why they are asking this type of questions in the exam. This is an exam question, and if you will get this question, the answer that you mark is 3 years, because by default that basic post qualification experience is 3 years, right? Generally there is 5 years also, but that is for graduation, right? So generally it is 3 years for professionals. The correct answer for that will be 3 years, but practically rule 8(2) is not related to that. The illiquidity discount is highest in valuation of. Illiquidity means that these shares are not liquid, they cannot be transferred to anyone else in very fast forward manner. Then in that case, that is used for calculation of private companies in minority stakes. In Monte Carlo simulation, a number of iterations typically used for reliable results is generally 1000 to 10,000. These days, the quantum computers are also there, so you can use as many as possible iterations possibly. But generally, 1000, 10,000 is generally. Gross national product is GDP plus net factor incomes from abroad. NFIA, we have discussed in very much detail during the class. Next, a high interest coverage ratio indicates, मतलब क्या है? एक प्रॉफिट की फिगर जिसमें से इंटरेस्ट देना है, वो आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट को कितनी बार कवर कर सकता है. इफ इट इज 10 टाइम्स, दैट मींस इंटरेस्ट अगर 10 रुपए है, जिसमें से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देना है वो 100 है, तो आप सेफ फील करोगे, राइट? सो देयर विल बी लो फाइनेंशियल रिस्क इन दैट सिचुएशन. सेक्शन 188 कंपनीज 23rd of Companies Act deals with related party transactions. 182 deals with loans to directors. The control premium is applied when you are going for a majority stake. अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं कि मुझे 50%, 60%, 80% स्टेक चाहिए, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो अब फ्यूचर में कभी भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो आपसे कुछ ना कुछ अपना कंट्रोलिंग राइट छोड़ने के लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी इफ यू आर परचेजिंग मेजॉरिटी और कंट्रोलिंग स्टेक. इन एडजस्टेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म. नाउ इन द क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड दिस इन वेरी मच डिटेल, बट हियर द बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. I have asked the member who have shared this question to me, and he said, sir, this is how the question was asked in the exam. And this is not correct at all when it comes to the concept. The correct valuation as per adjusted present value approach, that is called APV, value considering the firm that there is no debt, that is technically called value of unlevered firm, plus present value of tax shield or present value of benefit if you start involving debt, minus the present value of bankruptcy cost also. You will add present value of tax shield, that is benefit if you start involving debt, and reduce also the cost due to bankruptcy, because if there will be no debt, there will be no bankruptcy tension. But if you start involving debt, then the bankruptcy cost will also be there, right? So correct answer will be the mixture of A and B. So here nothing is correct answer. In exam, correct answer should be plus present value of tax shield minus cost of bankruptcy. If this kind of question will be there, I will personally suggest that leave this question, because otherwise God knows which they have marked correctly, right? So this is not correct at all. But beta in CAPM measures the systematic risk. A bond trading at price higher than its call price will have effective duration always close to 0, right? So we'll discuss this in class with examples. If any of you are not part of classes and you need the answer, just comment that question number 32. I'll share the calculation. In the IBC 2016, the minimum default amount for initiating CIRP against a corporate debtor is 1 CR. The synergy in merger valuation is added to. The correct answer that generally members mark is standalone value of the target entity. The correct answer is combined standalone values. That basically एक example लेते हैं. आपके एक हाथ में 100 रुपया है, आपके दूसरे हाथ में 50 रुपए हैं, तो अगर ये दोनों अगर मर्ज कर दिए जाएं, तो बाई डिफॉल्ट आपके हाथ में 150 रुपीज हो जाएंगे. इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, कोई सिनर्जिक इफेक्ट्स नहीं है. बट इफ आई से दैट 50 रुपीज विल बी सिनर्जी गेन इफ बोथ ऑफ द अमाउंट्स विल बी कंबाइंड, तो उस सिचुएशन में टोटल वैल्यू विल बी 100 प्लस 50 प्लस 50, दैट इज द सिनर्जी गेन. सो that gain is added to the combined value of the two separate entities. Which of the following is a wasting asset? The answer is mines. In valuation of distressed companies or assets, the most suitable approach is distressed. They are not
keeping well, the company is not able to generate profit. So in that case, liquidation value premise. The size premium is added to, as the name suggests, size premium. If you are having lesser size or more size, the comparable company is having more size, your company is smaller, then the size type of premium is added to value the CAPM, cost of equity for small companies. In excess earning method, goodwill is calculated on excess earning is capitalized divided by key. As per IVS 300, the valuation of plant and machine is generally done on fair value, market value, depreciated replacement cost also. All of them are depending upon the premise. This I will discuss in a separate series on valuation as per the international valuation standards. There I will explain this in very much detail. So follow this particular channel and subscribe for this video so that you will not miss any of this. The key percent discount is applied when valuing companies having heavily dependent on one individual. Large listed companies, government undertakings, mutual funds. So here the correct answer will be companies heavily dependent on one individual. Just remember this with an example. You must have heard the team name Chennai Super Kings. So if you want to value Chennai Super Kings with Mahendra Singh Dhoni or without Mahendra Singh Dhoni, the values will be different, right? So key person, if that is there, you have to value accordingly. Next, in the probability weighted average expected return value is the sum of the different scenario values multiplied by their probability. Step up means every year the bond coupon rate will increase, increasing coupon rate over time. The RHO in bond option rate measures the sensitivity to rate of interest change. As per section 8, company not for profit, surplus must be applied for promoting its own objectives. It cannot be used for dividend distribution, cannot be used for bonus, buyback of shares. Its objectives only. In valuation of NBFCs, most commonly used multiple. Very common question these days. Very, very common. Almost every second member is getting this question, right? So if you're valuing the NBFCs, the correct method, PEK you can use, EV by beta you can use, dividend yield you can use, but the most common method that is there is called price to book value method. Discount due to lack of marketability is highest for discount due to lack of marketability. You are applying the discount because your shares are not marketable. Now, which company shares are not marketable? The private company shares, right? So the correct answer is private company. In build-up method for cost of equity, components include, there are case studies based on this also, calculation based, but the correct answer for this is risk-free rate plus equity risk premium plus size premium plus specific risk premium. Contingent consideration business combination as per Ind AS 103. There are two types of considerations. One is called contingent consideration, one is called deferred consideration. Right? There is a difference. Contingent basically means जो किसी future event पे dependent है. Deferred means बाद में 100% पे होगा पर अगले साल दूसरे साल पे करना है. Correct answer for this is the contingent considerations are measured and recorded at fair value. The deferred consideration are considered and recognized at present value, not fair value, the present value, right? And here will be the answer will be the fair value at equity. In market approach, the guideline public company method uses the multiples from listed comparable companies, precedent transactions, offer for sale documents, internal budget. So listed comparable company. The primary difference between FCFE and FCF or FCFE is FCF is pre-debt and FCF is post-debt cash flow. So these were 50 questions which are asked recently in the exams. These were the questions which are recently asked in the exams. For the next series, just follow this channel, subscribe to this channel, press the bell icon so that you will not miss any of the update. These are the recent exam repetitive questions. Share with your friends, share with your colleagues so that everyone should get the benefit out of it. Thank you so much. Have a great day.